जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है के एस सी क्लासेस 11 में। आज का टॉपिक है प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि पढ़ने के पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा किसके बारे में? तो ध्वनि के परावर्तन के बारे में, और उसके बाद पढ़ना होगा ध्वनि के अपवर्तन के बारे में। अगर परावर्तन समझ गया, अपवर्तन समझ गया, तो प्रतिध्वनि आराम से समझ में आएगा। और वीडियो को अंत तक देखना। यदि क्लास पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब समझेगा। सबसे पहले परावर्तन के बारे में समझाते हैं। ई एगो बना दिए दीवाल। ई कोई वस्तु है, दीवाल है तो ये वस्तु ये ना कहलाएगा। एक सामने एगो लड़का खड़ा है। एक का खड़ा है बाबू? लड़का। और थोड़ा ई का हो रहा है, मुस्कुरा रहा है। एक नाम है छोटा भीम। एक नाम का है छोटा भीम। अब जरा समझेगा कि परावर्तन किसको कहते हैं। अब बताओ, ये इंसान बहुत कस के हल्ला करेगा, मतलब चिल्लाएगा, तो बताओ यहाँ से आवाज निकलेगा, ध्वनि निकलेगा, जाके कहाँ टकराएगा? ये वस्तु पर टकराएगा कि नहीं? ये वस्तु पर टकराएगा। अब समझेगा। तो बताओ, इधर से तो ये हल्ला करेगा तो ध्वनि मुंह में से ना निकलेगा, तो जाके एकरा पर टकराएगा। एने से ध्वनि जा रहा है, यहाँ से टकराइला के बाद वापस उसी दिशा में का हो जाएगा, लौट जाएगा। तो इस घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन। क्लियर? जैसे यहाँ पे हम खड़ा हैं, अगर जोर से चिल्लाएंगे तो ध्वनि निकलेगा, आवाज निकलेगा, और सामने दीवार से टकराएगा, टकरा के वापस लौटेगा, तो उसी को कहते हैं तो ध्वनि के परावर्तन। अब समझेगा, समझ में आया परावर्तन किसको कहते हैं? सिंपल सा बात तो याद रखना है कि ध्वनि कोई वस्तु से टकराएगा, टकरा के वापस लौट जाएगा, उसको क्या कहेंगे? तब उसी को कहेंगे ध्वनि के परावर्तन। अच्छा बताओ, यहाँ से ध्वनि निकला, आवाज निकला, तो बताओ कुछ ना कुछ स्पीड से तो जाएगा। अगर ये कस के चिल्लाएगा तो ध्वनि कस के जाएगा, और धीरे से चिल्लाएगा तो ध्वनि धीरे से जाएगा। तो इसी को कहते हैं ध्वनि के तीव्रता। इसी को क्या कहते हैं बाबू? तो इसको कहते हैं ध्वनि के तीव्रता। इसी को क्या कहते हैं? ध्वनि के तीव्रता। तीव्रता समझ में आया? कोई इंसान कस के चलाएगा तो आवाज कस के जाएगा, तब ओकरे क्या कहेंगे? ध्वनि के तीव्रता। और ध्वनि के तीव्रता का एस आई मात्रक, इसका मात्रक डेसिबल होता है। इसका मात्रक क्या होता है? डेसिबल। और इसको कौची से सूचित करते हैं? तो छोटका डी और बी से। क्लियर? ध्वनि के तीव्रता का मात्रक या एसआई मात्रक का होता है? डेसिबल। पहले ये वाला बातें क्लियर हुआ या नहीं? अब समझेगा अपवर्तन किसको कहते हैं। जरा ध्यान से देखेगा। इसको दो भाग में बांट देते हैं। इधर पूरी तरह से हवा है, इधर पूरी तरह से क्या है बाबू? तो इधर पूरी तरह से हवा भरल है, और इधर पूरी तरह से पानी है। इस तरह पूरी तरह से क्या है? इस तरह पूरी तरह से पानी। अब समझेगा, यहाँ पर वही कंडीशन होगा कि यदि यहाँ से ध्वनि को गुजारेंगे, मतलब कोई इंसान खड़ा है, जरा ध्यान से समझेगा, कोई इंसान का है खड़ा है। अच्छा ये बताइए, जोर से चिल्लाएगा तो ध्वनि तो सामने जाएगा, जाएगा कि नहीं? तो ये माध्यम अलग है। ये माध्यम देखो, ये हवा है तो एक अलग माध्यम हुआ, और ये पानी है तो एक अलग माध्यम हुआ। तो बता, यहाँ से चिल्लाएगा तो अब ध्वनि तो सीधे जाएगा, लेकिन जैसा ही पानिया में प्रवेश करेगा तो ये कहाँ हो जाएगा? मुड़ जाएगा। अब मुड़ जाता है, इसी को क्या कहते हैं? अपवर्तन। क्लियर हुआ? क्या बताएं? ध्वनि जब कोई वस्तु से टकरा के लौटेगा उसको क्या कहेंगे? परावर्तन। और जब ध्वनि कोई वस्तु, ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाएगा और जाने के बाद क्या होगा? मुड़ जाएगा, उसको क्या कहते हैं? अपवर्तन। क्लियर हुआ? अब यहाँ से एक पॉइंट यही याद रखना है कि ध्वनि के अपवर्तन के कारण ही, क्या बाबू? ध्वनि के अपवर्तन के कारण ही दिन के अपेक्षा, ध्यान से सुनेगा, ध्वनि दिन के अपेक्षा रात को अधिक दूरी तक जाता है। रात को अधिक दूरी तक का होता है? जाता है। इसका एग्जांपल, एक डीजे को तुम दिन के बजाओ और रात के बजाओ, तो दिन के डीजे का आवाज जितना दूर ना जाएगा, उससे ज्यादा दूर रात को जाएगा। तो यहाँ से दो पॉइंट पहले हम बताएं। सबसे पहले यही बताएं कि ध्वनि के तीव्रता का मात्रक एसआई मात्रक का होता है? डेसिबल। क्लियर हुआ? उसके बाद बताएं, ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा और मुड़ जाएगा, तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को अपवर्तन कहते हैं। उसके बाद यहाँ से सवाल बनता है क्या, कि ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक जाता है, किसके कारण? तो ध्वनि के अपवर्तन के कारण। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं?
अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिध्वनि के बारे में। अब सवाल जरा पूछते हैं, बताना तो ध्वनि कोई वस्तु से टकरा के लौट जाएगा वही माध्यम में तक का कहलाएगा, तो ध्वनि के परावर्तन। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा और मुड़ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, ध्वनि के अपवर्तन। आप समझिएगा प्रतिध्वनि किसको कहते हैं। ई एगो घर है बाबू, ई एगो का बना दिए, ई एगो घर, ई चारों तरफ से पैक है, ई चारों तरफ से का है, बंद है। इसके अंदर एक कोई इंसान है, इसके अंदर एगो का है व्यक्ति खड़ा है। जरा ये बहुत होशियार है, जरा समझेगा। अब जोर से हल्ला करेगा, बता जोर से चिल्लाएगा तो कहाँ निकलेगा, ध्वनि। और ध्वनि निकलेगा तो जाके सबसे पहले मान लेते हैं इधर के मुंह करके खड़ा है, तो चिल्लाएगा तो सबसे पहले तो सामने टकराएगा। अब बताओ सामने टकराएगा, ध्यान से समझेगा। अब बताओ चारों तरफ से पैक है बाबू, तो चारों तरफ से पैक है, तो बताओ एक आवाजिया तो ही घर में रहेगा ना, रहेगा कि नहीं। तो पहले यहाँ से कहाँ निकला, ध्वनि। और ध्वनि निकलेगा, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, चारों तरफ वस्तु पर वो क्या करेगा, तो टकराएगा। क्या करेगा, टकराएगा। ध्वनि चारों तरफ का होगा। और ध्वनि जब टकराएगा तो एक बार ही चिल्ला के चुप हो जाएगा, लेकिन ध्वनि बार बार सुनाई देगा। ध्वनि का होगा, बार बार का होगा, ध्वनि बार बार का करेगा, इसको सुनाई देगा। बार बार ध्वनि क्या करेगा बाबू, इसको सुनाई देगा। और यही घटना को क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि। जैसे एक घर में, घर को चारों तरफ से बंद कर दो और ओकरा में तुम चिल्लाओ, जब चिल्लाएगा ना तो ध्वनि बार बार का होगा, एक ही आवाज ये बार बार टकराई देगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि आवाज गूंज रहा है, तो ओकरे क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि। क्लियर हुआ। क्या बताएं, ध्वनि वस्तु से टकरा के बार बार क्या करेगा, सुनाई देगा, उसको क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। क्लियर हुआ। अब यहाँ से एक बात समझेगा, ये ध्वनि यहाँ पर टकरा रहा है तो ये तो कौची के काम करेगा, ये कौची के काम करेगा, ये वस्तु के काम करेगा। क्लियर। अब समझेगा, जेकरा से आवाज निकाल रहा है तो ई कहलाएगा श्रोता। ई का कहलाएगा बाबू, तो ई कहलाएगा श्रोता। ई का कहलाएगा श्रोता। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए वस्तु और श्रोता के बीच कितना दूरी होना चाहिए, तो याद रखना इसके बीच 17, जरा ध्यान से सुनेगा। क्या बताएं कि ध्वनि, प्रतिध्वनि को सुनने के लिए श्रोता और वस्तु के बीच कितना मीटर की दूरी होना चाहिए, तो 17 मीटर की दूरी होना चाहिए। क्लियर हुआ। प्रतिध्वनि किसको कहेंगे, तो ध्वनि कोई वस्तु से टकराएगा और टकराने के बाद बार बार सुनाई देगा, उसको क्या कहेंगे, प्रतिध्वनि। बताओ जहां से ध्वनि निकलेगा उसको क्या कहेंगे, श्रोता। जैसे यहाँ पे हम खड़ा हैं, अब बताओ हम बार बार प्रतिध्वनि को सुनना चाहते हैं, तो वस्तु टकराए वाला कितना दूर हमरा से होना चाहिए, तो 17 मीटर। तो क्या यहाँ से एक बात याद रखना, यहाँ से डायरेक्ट सवाल इस तरह से पूछता है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए वस्तु और श्रोता के बीच कितना दूरी होना चाहिए, तो 17 मीटर की दूरी होना चाहिए। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। अब सवाल पूछ सकते हैं, बताओ दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि बहुत दूर तक जाता है, किसके कारण, तो ध्वनि के अपवर्तन के कारण। ध्वनि कोई वस्तु से टकराकर बार बार सुनाई देगा, उसको क्या कहेंगे, तो उसी को कहते हैं प्रतिध्वनि। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ। अब उसके बाद हम लोग को पढ़ना है, अगला टॉपिक है अनुनाद के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है बाबू, तो अगला टॉपिक है अनुनाद। अनुनाद किसको कहते हैं, जरा ध्यान से समझेगा। अनुनाद किसको कहते हैं, अनुनाद को समझने के लिए कंपन की जानकारी होना चाहिए। किसकी जानकारी होना चाहिए, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले कंपन की जानकारी होना चाहिए, और उसके बाद किसकी जानकारी होना चाहिए, तो आयाम की जानकारी होना चाहिए। दोनों समझाते हैं कि कंपन किसको कहते हैं और कंपन किसको कहते हैं और आयाम कहते हैं। जैसे देखना, ये वस्तु हिल रहा है, तो हिल रहा है तो ये क्या कहलाएगा, कंपन कहलाएगा। क्लियर, बातें समझ में आया। अब आयाम किसको कहते हैं, जरा ध्यान से समझेगा। एगो लोला के जा है बाबू, ये लोला के लटकल है, एकरा इधर से धक्का मारे तो यहाँ आ गया, तो बता इसके बीच जो दूरिया है ना, इसके बीच कुछ ना कुछ दूरी है ना, इसी को कहते हैं आयाम। क्लियर, दोनों बातें समझ में आया। कोई वस्तु हिलेगा ओकरा कंपन कहेंगे। और जैसे हम लोग चलते हैं तो देखो अभी हाथ यहाँ सीधा है, अभी हाथ सीधा है, लेकिन चलते हैं तो आगे गया कि नहीं, तो यहाँ और यहाँ के बीच वाला दूरिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो कंपन कहते हैं। नहीं, यहाँ से यहाँ के दूरिया को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। अब समझेगा अनुनाद किसको कहते हैं। अनुनाद किसको कहते हैं, कोई वस्तु कंपन करेगा, कोई वस्तु क्या करेगा, वस्तु क्या करेगा, कंपन। क्लियर,
कोई वस्तु का करेगा कंपन, लेकिन उसका आयाम का होना चाहिए अधिक, उसका आयाम का होना चाहिए अधिक, उसी को क्या कहते हैं अनुनाद। इसे समझाते हैं, पहले ये तो समझो ना, कोई वस्तु कंपन करेगा लेकिन आयाम का होना चाहिए अधिक होना चाहिए, जरा समझेगा तो उसी को अनुनाद कहते हैं। जैसे ये बता बाबू, यहाँ था कंपन करके यहाँ से यहाँ बार बार अप डाउन कर रहा है, तो बता इसके बीच जो कुछ ना कुछ दूरियां है तो वो क्या कहलाएगा आयाम, लेकिन यहाँ आयाम का होना चाहिए आधा। ये कंपन कर रहा है लेकिन देखो इतना कर रहा है कंपन, इतना इतना कर रहा है, तो बता इसके बीच कुछ ना कुछ दूरियां है ना, अधिक है कि कम है, अधिक। ए बाबू पहले इतने पर कंपन कर रहा था, अभी इतना पर कंपन कर रहा है, तो बताओ कोई वस्तु कंपन करेगा लेकिन उसका आयाम अधिक होगा तो उसको क्या कहेंगे अनुनाद। जैसे डीजे बजता है तो उसके सामने अगर थाली रख देगा तो हल्का हल्का कंपन करता है, भन भन करता है, तो वो अनुनाद कहलाएगा नहीं कहलाएगा। लेकिन यह डीजे के सामने तू नाच रहा है तब वो अनुनाद कहलाएगा, क्योंकि नाचता है तब कूदता है तनी सुख कूदता है खूब, तब वो क्या कहलाएगा अनुनाद। तो यहाँ से ये बात जरूर याद रखना कि वस्तु कंपन करेगा लेकिन उसका आयाम अधिक होगा, उसको क्या कहेंगे अनुनाद कहेंगे। क्लियर। अब उसके बाद अगला टॉपिक है ध्वनि के व्यतिकरण। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, तो ध्वनि के व्यतिकरण के बारे में पढ़ना है। इससे जरा समझेगा कि ध्वनि के व्यतिकरण किसको कहते हैं। क्या पढ़ना है बाबू, ध्वनि के व्यतिकरण, ध्वनि के व्यतिकरण किसको कहते हैं, हम जरा समझेगा ध्वनि के व्यतिकरण किसको कहते हैं, ध्यान से इसको समझेगा। यहाँ इसमें दो गो इंसान है, मतलब कितने व्यक्ति खड़ा है, दो व्यक्ति खड़ा है, दोनों एक दूसरे के सामने है, एक यहाँ बना देते हैं और एक यहाँ बनाते हैं। जरा ध्यान से समझेगा, निश्चित है समझ में आ जाएगा। दो व्यक्ति खड़ा है, ध्यान से देखिएगा, इसका ये क्या है पैर है, इसका ये हाथ है। अच्छा बताओ, ये भी इधर से चिल्लाया, इधर से ये भी चिल्लाया और इधर से ये भी चिल्लाया, लेकिन दोनों एकदम बराबर समय में चिल्लाया, तो बता यहाँ से भी कहाँ निकलेगा ध्वनि निकलेगा, और यहाँ से भी कहाँ निकलेगा ध्वनि निकलेगा, लेकिन ये बिंदु पर तो मिलेगा ना, मिलेगा कि नहीं। और जिस बिंदु पर मिलेगा तो बता इधर से ध्वनि गया और इधर से तिरिया के साइन बना देते हैं और इधर से तिरिया के साइन बनाते हैं। बताओ ये हल्ला किया तो इधर से ध्वनि गया और ये हल्ला किया तो ध्वनि इधर से आया, लेकिन दोनों बराबर समय में हल्ला किया, मतलब आवाज निकली। अच्छा बताओ यहाँ पर ध्वनि तो मिला, तो बताओ एकर ध्वनि और एकर ध्वनि दोनों एजा पर मिला, तो बताओ ध्वनि तेज सुनाई देगा कि धीरे, तो ध्वनि तो तेज सुनाई देगा। और बताओ ध्वनि तेज सुनाई देगा तो यहाँ से टकरा के ध्वनि चारों तरफ का होगा फैलेगा, चारों तरफ का होगा बाबू फैलेगा, यानी ध्वनि ऊर्जा का होगा बंटवारा। जरा ध्यान से सुनेगा, यहाँ पर ध्वनि ऊर्जा का होगा, ध्वनि ऊर्जा बताओ चारों तरफ टकरा के फैलेगा, तब फैलेगा तब बंटवारे ना हो रहा है, यानी ध्वनि ऊर्जा का होगा, यहाँ पर ध्वनि ऊर्जा का होगा फैलेगा, और ध्वनि ऊर्जा फैलता है, इसी को क्या कहते हैं ध्वनि के व्यतिकरण। इसी को क्या कहते हैं ध्वनि के व्यतिकरण। इसे एक एग्जांपल से और समझाते हैं, लेकिन पहले यहाँ पे समझो, समझाना यही चाहते हैं कि इधर से ध्वनि निकलेगा तो एकर स्पीड और इधर से ध्वनि निकलेगा उसका स्पीड, दोनों के स्पीड का होना चाहिए बराबर, और बराबर होने के बाद टकराएगा, टकराने के बाद आवाजिया फिर ज्यादा होगा और उसी को क्या कहेंगे ध्वनि के व्यतिकरण। अब यहाँ से जरा एक बात याद रखना कि इसका आयाम, जरा ध्यान से सुनेगा, इसका ध्वनि निकला और इसका ध्वनि निकला, तो दोनों का आयाम और उसके बाद दोनों के आवृत्ति का होना चाहिए बराबर, आयाम और आवृत्ति क्या होना चाहिए बराबर। अब समझेगा, मतलब ये ध्वनि निकालेगा तो जितना दूर जाएगा और ई ध्वनि निकालेगा तो जितना दूर आएगा, दोनों की दूरिया का होना चाहिए बराबर जहां पर मिलेगा, और आवृत्ति मतलब तो कंपन होता है। क्लियर हुआ है। एक एग्जांपल बताते हैं, नाच गया देखे, और नाच गया देखे, देख रहा है सब पैसा लुटा रहा है, तुमको पकड़ के लुटा दिया 5,000, अगला इंसान लुटा दिया 10,000, तो बता सब पैसा लुटाता है तो जाके कहाँ गिरता है स्टेज पर ना, और सब कोई आता है एक आदमी बटोर के जमा कर लेता है एक जगह रखता है, तब ओकरे क्या कहते हैं व्यतिकरण। क्लियर हुआ कि नहीं। मतलब ध्वनि, दो ध्वनि जिस बिंदु पर मिलेगा और मिलने के बाद टकराएगा, टकरा के फैलेगा, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं ध्वनि की व्यतिकरण। ध्वनि की व्यतिकरण दो तरह के होता है। ध्वनि के व्यतिकरण कितने तरह के होता है बाबू, तो दो तरह के होता है। मतलब ध्वनि की व्यतिकरण की कितने प्रकार,
दो प्रकार, एक का नाम है स्वापोषी व्यतिकरण, एक का नाम का है बाबू स्वापोषी व्यतिकरण, क्लियर। और दूसरा का नाम है स्वापोषी व्यतिकरण, और दूसरा का नाम है विनाशी व्यतिकरण। दूसरा का नाम का है तो विनाशी व्यतिकरण। व्यतिकरण कितने तरह के, तो दो तरह के, पहला का नाम स्वापोषी व्यतिकरण और दूसरा का नाम विनाशी व्यतिकरण। अब जरा समझेगा, जो सुनने में अच्छा लगेगा, जो सुनने में क्या लगेगा, जो ध्वनि का लगेगा बाबू अच्छा लगेगा, वो का लगेगा स्वापोषी। जैसे डीजे पर गाना बजता है वो सुनने में कितना अच्छा लगता है, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, स्वापोषी व्यतिकरण। अच्छा बताओ, कोई बच्चा चिल्ला रहा है तो ओकर आवाज हम लोग को सुनने में अच्छा लगता है, नहीं लगता है, तो वो केकर एग्जाम्पल हो जाएगा, वो विनाशी व्यतिकरण। मतलब जो ध्वनि अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, उसको क्या कहेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, विनाशी व्यतिकरण। दोनों बातें क्लियर हुआ। जो ध्वनि सुनने में अच्छा लगेगा उसको कहेंगे स्वापोषी व्यतिकरण, और जो ध्वनि सुनने में हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा वो क्या कहलाएगा, विनाशी व्यतिकरण। क्लियर, बातें समझ में आया है या नहीं। यदि क्लास अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो।